नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम बूटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए और आज की क्लास को सेशन को आगे बढ़ाया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज के जो है कि क्वेश्चन में हम करंट अफेयर्स भी शामिल किए हैं। आपको लोगों को पता चले कि हम लोग कितना जो है कि कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये आप लोगों को अंदाजा चलना चाहिए, है कि नहीं। तो करंट अफेयर्स को भी मैंने शामिल किया है। तो सभी लोगों को स्वागत है एग्जाम बूटी प्लेटफॉर्म पे। और क्लास को शेयर जरूर करते रहिए, ठीक ना। और लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। अपने जो है कि दोस्त मित्र यार जो भी नए बच्चे हैं उनको भी जुड़ा करिए। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया जाए। आप लोगों को पता है कि लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के। तो चलिए आगे देख लिया जाए। ये देखिए कि ये देखें 2026 के फीफा विश्व जो है कि विश्व कप का आयोजन किस देश में हो रहा है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आयोजन किस देश में हो रहा है। अभी भी चल रहा है फीफा 2026 का, ठीक ना। फीफा जो फुटबॉल विश्व कप जो चल रहा है, फीफा जो होता है ना किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल विश्व कप का आयोजन चल रहा है और यह कहाँ पे खेला जा रहा है। ये जर्मनी, फ्रांस, स्पेन में, या अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में, या जापान, दक्षिण कोरिया में, या इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। तो आप क्या लगाएंगे आंसर, इसको जल्दी कमेंट करिए, इसको क्या लगाएंगे आंसर। तो आप लोगों को पता है कि यह जो इस समय चल रहा है अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको, ये दो जो है कि तीन देशों में क्या हो रहा है कि चल रहा है, ठीक ना। अभी भी वर्तमान में चल रहा है। तो इसको ऐसे निगाहों जो है कि करंट अफेयर्स पे निगाह बनाए रखिए, क्योंकि ये अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं और आपके लगातार एसएससी में अपडेट क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखें, दूसरे राष्ट्रमंडल 2026 खेल का आयोजन कहाँ पे होगा बताइए। ये जो है कि आपको राष्ट्रमंडल जो होता है ना, राष्ट्रमंडल खेल जो होता है, ये राष्ट्रमंडल क्या होता है। तो राष्ट्रमंडल का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन जो है कि जिस पर अधिकार ब्रिटेन का रहा है पहले, तो उन जहां जहां पे ब्रिटेन का अधिकार रहा है, जिस देश पे अधिकार क्षेत्र रहा है, वो स्वतंत्र हुए ब्रिटेन से, तो उन्हीं देशों को मिला के संयुक्त रूप से एक राष्ट्रमंडल होता है। तो राष्ट्रमंडल उसी में एक खेल का आयोजन होता है। तो इसी राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन इस समय जो है कि 2026 में कहाँ पे होगा। तो इसका हो जाएगा ग्लासगो, और कहाँ पे हो जाएगा, स्कॉटलैंड। तो विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल देशों का तात्पर्य होता है कि कभी वो ब्रिटेन के अधिकार में रहा है या उसका गुलाम रहा है देश, ठीक ना। तो उसे राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर राइट हो जाएंगे। चले, एशियाई खेल 2026 का किस देश में होगा बताइए। एशियाई खेल 2026 का किस देश में होगा, चीन, जापान, भारत या दक्षिण कोरिया। तो ये बताइए एशियाई खेल ये जो है कि कहाँ पे होगा, तो जापान में होगा। याद रखेंगे इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किस देश के पास रही है, भारत, ब्राजील, चीन या रूस। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हम लोग कमेंट में कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों का, देखता हूँ कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए अभी किसी का आया नहीं कमेंट। चलिए चलिए आगे देखें। अगर हम बात करें ब्रिक्स 2026 के अध्यक्षता किस देश के पास रही, तो ये आपका हो जाएगा ब्राजील। ध्यान रखेंगे ऑप्शन हो जाएगा क्या नंबर, बी नंबर, ब्राजील के पास, ठीक ना। ब्रिक्स देश। ये देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है ना, ये कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और यह जो है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया था विश्व योग दिवस के योग को, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के। 11 जुलाई को जो है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर्यावरण,
ठीक ना, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 20 विश्व योग दिवस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी मैं बताया था 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जाती है, ठीक ना, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक ना। और नीचे देखेंगे तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओजोन, ठीक ना, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन जो परत होता है ना, अगर उसको संरक्षण नहीं किया जाएगा तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी और मनुष्य को त्वचा कैंसर और अन्य इन्वायरमेंट चीजें जो है कि प्रभावित करेंगी। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व वानिकी, ठीक ना। और वानिकी दिवस जो होता है वन संरक्षण से संबंधित है। तो ऐसे ही आपका आता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखें, विश्व जल दिवस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो इसका ऑप्शन लिख लेंगे, विकल्प नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखें, ऑपरेशन सिंदूर किस देश के संदर्भ में संबंधित था, क्या नेपाल, श्रीलंका या पाकिस्तान से संबंधित भारतीय सैन्य अभियान या बांग्लादेश। तो आपको जो पहलगाम जो घटना घटी थी 2025 में मई महीने में, वहां पे जो पहलगाम घटना में आतंकी गतिविधियों, वहां पे कुछ भारतीय को लोगों को जो है कि निशाना बनाया था, तो उसी के जो है कि बदले के भावना से भारतीयों ने भी, जो भारतीय सेना ने भी एक सिंदूर अभियान चालू किया था। और यह सिंदूर अभियान पाकिस्तान से संबंधित है, वहां के जो आतंकवादी गतिविधियां हैं पाकिस्तान पे, उस पे जो है कि आक्रमण जो किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पाकिस्तान से संबंधित भारतीय सैन्य अभियान था जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स है, ठीक ना। तो इसको ऑपरेशन जो है कि कर लेंगे, बहुत जो है कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का कभी कभी आपको जो है कि फुल फॉर्म पूछता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मुख्यालय पूछ रहा है। तो इसका गठन कब हुआ था, तो 15 अगस्त, ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ध्यान रखेंगे, इसरो का गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका बेंगलुरु है। और एक चीज ध्यान रखें, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे श्रीहरिकोटा स्थित है। और श्रीहरिकोटा जो है कि आपका एक द्वीप है, और इसी द्वीप से उपग्रह का प्रक्षेपण होता है, उपग्रह प्रक्षेपण, ठीक ना, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जिसे बोलते हैं, ठीक ना, याद रखेंगे। इसी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र होता है, ठीक ना ये। और ये जो है कि यहीं से उपग्रह प्रक्षेपण होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपका चांदीपुर एक पड़ता है उड़ीसा में, और उड़ीसा में चांदीपुर है, और यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण होता है। किसका प्रक्षेपण होता है, रॉकेट का प्रक्षेपण होता है, ध्यान रखें। तो आपसे पूछा जा सकता है रॉकेट कहाँ से छोड़ा लॉन्च किया जाता है, तो चांदीपुर उड़ीसा से, ठीक ना। अगर उपग्रह कहाँ से छोड़ा जाता है, तो आपको पता है कि उपग्रह कहाँ से, तो श्रीहरिकोटा अर्थात आंध्र प्रदेश से छोड़ा जाता है। तो ये कहाँ पे श्रीहरिकोटा है, आंध्र प्रदेश, क्लियर है कि नहीं। जबकि ये उपग्रह प्रक्षेपण, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसरो का बेंगलुरु है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताइए। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, क्लियर करिए सभी लोग। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, जल्दी कमेंट करिए। सह्याद्री, हिमाद्री, शिवालिक या अरावली। अरावली जो है ना विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत क्या है, अरावली है। और एक चीज ध्यान रखेंगे,
पश्चिमी घाट जो होता है ना, ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका कहाँ से स्थित है, तो आपका जो है कि गिर पर्वत कहाँ पे है, तो गुजरात में। और गुजरात में कहाँ तक स्थित है, तो याद रखेंगे यहाँ पे कार्डामम की पहाड़ी है, और कार्डामम की पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं, और इलायची यहाँ पे सबसे अधिक होती है, छोटी इलायची। और ये कहाँ, भारत का दक्षिणतम पहाड़ी है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा तो भारत का दक्षिणतम पहाड़ी कौन है, तो कार्डामम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी है, ठीक ना। और ये कहाँ पे है, तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पे स्थित है। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पश्चिमी घाट का वेस्टर्न घाट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीजें मिलती हैं। एक आपको मिलता है, आपको देखेंगे तो एक यहाँ पे मिलता है आपका भोर घाट, ठीक ना। भोर घाट जो होता है, जो है कि भोर घाट ये एक दर्रा है, ये किसको जोड़ता है, तो मुंबई को जो है कि पुणे से जोड़ता है, ठीक ना। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो भोर घाट है। और इसी के नीचे आप देखेंगे, ऊपर देखेंगे, ये वाला हिस्सा जिसे बोलते हैं थाल घाट। और थाल घाट दर्रा जो है ना, किसको जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी पूछता है कि थाल घाट भोर घाट कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। ये पश्चिमी घाट एक सह्याद्री के रूप में जाना जाता है, और ये एक जो है कि पर्वतीय एरिया है, कटा फटा एरिया है। और ये जो है कि पश्चिमी घाट का ये पश्चिमी भाग जो है ना, ये वाला जो होता है, ये काफी जो है कि सदाबहार वन और काफी उपजाऊ मैदान होते हैं। यह पे विश्व का सबसे अधिक वर्षा भी मिलता है, अर्थात भारत में सबसे अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक इसके पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पे होता है, ठीक ना। और यह कटा फटा एरिया होने की वजह से इसे सह्याद्री के रूप में कहा जाता है। इसको देखा जाए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली एक जो है कि पर्वत होता है, जिसे बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत जो होता है ना, ये आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पर्वत होती है। इसी के नीचे अगर बात करें तो ये वाला हिस्सा देखेंगे, तो ये आपका अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है। और अन्नामलाई की पहाड़ी ये जो है कि दक्षिण भारत के, ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी अनैमुदी इसी पे स्थित है। अनैमुदी, ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ध्यान रखेंगे। एक और चीज है कि जैसे दक्षिण से, अर्थात यहां से कार्डामम की पहाड़ी से जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे, पर्वतों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। और ऐसे आपको दक्षिण में सबसे अधिक, उत्तर में जाके आपका कालसूबाई पर्वत मिलता है। और कालसूबाई जो है कि महाराष्ट्र में, और ये जो है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है कि कौन सा है, कालसूबाई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यह सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, कुचकल जलप्रपात। ये ध्यान रखेंगे, कुचकल जलप्रपात बरही नदी पे स्थित है, बरही। और ये बरही नदी है कहाँ पे, तो कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक। 455 मीटर इसकी जो है कि ऊंचाई है, 455 मीटर, ठीक ना। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, तो मांडवी नदी पे है। और मांडवी नदी पे कहाँ पड़ता है, तो गोवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गोवा में, ठीक ना। चित्रकूट जलप्रपात जो है कि आपका इंद्रावती नदी पे है, और इंद्रावती नदी कहाँ पे पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये आपका भारत का, इसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, याद रखें, नियाग्रा जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। और जोग्या महात्मा गांधी जलप्रपात इसे कहते हैं, यह शरावती नदी पे स्थित है, और यह कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कुछ और जलप्रपात देखते हैं। चुलिया जलप्रपात, ठीक ना, च से चुलिया, च से चंबल, चुलिया जलप्रपात जो है कि वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका जो है कि चंबल नदी पे स्थित है, ध्यान रखेंगे, चंबल नदी पे। और ये चंबल नदी पे कहाँ पे स्थित है, तो एमपी में स्थित है। क्लियर है कि नहीं, आगे देख सकते हैं। च से चुलिया, च से चप्पल। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका नर्मदा नदी पे स्थित है। और ये आपका कहाँ पे है, तो ये जो है कि एमपी में ही स्थित है, ठीक ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात होते हैं जो महत्वपूर्ण। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, कुचकल जलप्रपात है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखेंगे, सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा है, बुलर झील है। और बुलर झील कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक ना। मीठे पानी की झील क्यों कहा जाता है, तो याद रखेंगे, ये एक लेक है, और लेक में ये पानी है, और एक जो है कि नदी आ रही है, और नदी अपने साथ क्या ला रही है, अवसाद ला रही है, ठीक ना। और इसमें घुले हुए पदार्थ ला रही है, घुले हुए
पदार्थ, ठीक ना। और घुले हुए पदार्थ में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक ना, ये सब जो है कि नदियों में पानी होता है, पोटेशियम, ये सब मिले होते हैं, ठीक ना। पोटेशियम, ठीक है, ये सब मिले होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन उर्बन सब उसमें मिले होते हैं। जब ये नदी में, झील में गिरती है तो झील में गिरने के बाद यहाँ पे इसके जो है कि सतह पे जमा होते हैं, नितल पे जमा होते हैं, नदी के जो है कि झील के नितल पे। लेकिन जब नदी ऐसे बाहर निकल जाती है तो अपने साथ भी इसको क्या करती है, लेकर चली जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक बुलर झील है, और बुलर झील में कौन सी नदी मिल रही है, तो झेलम नदी मिल रही है। कौन सी नदी मिल रही है, झेलम नदी। और झेलम नदी इसी बुलर झील से आगे की ओर बढ़ती है, और यह जो है कि मीठा जल के रूप में जाना जाता है। मीठा का मतलब ये थोड़ी है कि चीनी उनी उसमें मिला है, चीनी उनी नहीं मिला है, ठीक ना। पीने के लिए उसका जो है कि उदासीन हो जाता है, मतलब पीने लायक पानी रहता है, उदासीन होता है, ठीक ना। जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं, और 7 से कम होता है उसको अम्लीय कहते हैं, और 7 से अधिक होता है तो उसे क्षारीय कहते हैं। तो नमक एक क्षारीय होता है, ब्लड आपका क्षारीय होता है, ठीक ना, अमोनिया क्षारीय होता है। जबकि अम्लीय कौन कौन से होते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे नींबू हो गया, खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं, इमली, नींबू, संतरा, आम, कच्चा आम, ये सभी चीजें क्या होते हैं कि आपका अम्लीय होते हैं। तो इसका हो जाएगा भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सा है, चिल्का झील, अरे बुलर झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील, सबसे बड़ा खारे पानी, ध्यान रखें, खारे पानी की झील जो होता है ना, ये तटीय झील है, और तटीय झील कहां पड़ता है, उड़ीसा में है। तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है, तो चिल्का झील। सांभर झील भारत का जो है कि सबसे नमकीन झील है, ध्यान रखेंगे, नमकीन झील है, इसको क्लियर कर लेंगे, भारत का सबसे नमकीन झील, ठीक ना। सबसे अधिक नमकीन कहां पे है, तो राजस्थान में सांभर झील में, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे नमकीन झील सांभर झील है। पुलिकट झील कहां पे है, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, ठीक ना। इसको क्लियर कर लेंगे। इसको कैसे बना लेंगे, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका भारत का तटवर्ती एरिया है, तो यहाँ पे जो है कि आपको क्या मिलता है, सांभर झील, ये सॉरी, ये जो होता है आपका चिल्का झील है। और ये चिल्का झील, इसे लैगून क्यों कहा जाता है, तीनों तरफ से अस्तर से घिरा, और एक भाग इसका कहां से, बंगाल की खाड़ी से लगा है, ठीक ना। और पुलिकट झील यहीं पे स्थित है, पुलिकट। और पुलिकट झील जो होता है ना, ये 2 राज्यों में, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु, ठीक ना, याद रखेंगे। जबकि इसका ऑप्शन हो जाएगा बुलर झील। चलिए जल्दी देखें, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है, तो आपको पता होगा नर्मदा नदी किस ओर बहती है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बता दीजिए नर्मदा नदी किस ओर बहती है, ठीक ना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक ना। चलिए नर्मदा नदी की बात करें तो यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है, और अमरकंटक पहाड़ी, और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी जो है कि उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए नर्मदा बहती है, और नर्मदा कहाँ पे जाके गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, या अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे देखेंगे, एक नदी जो निकलती है जिसे बोलते हैं यहीं से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिलती है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सोन नदी मिलती है। और सोन कहाँ पे मिलती है, गंगा में मिलती है, पटना के निकट, या कहां पे मिलती है, पटना के निकट। और इसके दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदी जो होती है ना, ये आपका, इसको बोलते हैं महानदी। और महानदी जो है कि कहां गिरती है, तो महानदी जो है कि आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए जो है कि बंगाल की खाड़ी में। तो अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, उत्तर पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सोन, और दक्षिण पूर्व की ओर आपका कौन सा, महानदी निकलता है। तो ये आपका नर्मदा किधर, आपका पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। आगे देखें, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, तो याद रखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो 4 राज्यों को गिन लेते हैं। एक आपका राजस्थान आ जाएगा सबसे बड़ा राज्यों में, ठीक ना। दूसरा नंबर पे आपका राजस्थान के बाद आपका क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक ना। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश, क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन याद रखेंगे जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या में क्या आ जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक ना।
उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो याद रखेंगे चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल आ जाएगा। चौथे में जनसंख्या में सबसे बड़े राज्यों में, तो ये क्षेत्रफल में पूछा है तो राजस्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आंसर। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके, ये प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस बैच आप लोगों का चल रहा है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे एक ट्रिक पहले से ही आप लोग पढ़ेंगे बचपन में, मित्र पर गमछा झार, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह का आपको कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक ना, है कि नहीं। तो यहाँ वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिजोरम राज्य हो जाएगा। हम लोग किधर से चल रहे हैं, पूरब से पश्चिम, यहाँ पे त्रिपुरा राज्य हो जाएगा, ठीक ना, त्रिपुरा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, याद रखेंगे। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक ना। और छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एमपी हो जाएगा, एमपी के बाद राजस्थान हो जाएगा, और राजस्थान के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका गुजरात। तो कितने राज्य हो गए आपका, 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने राज्यों से को गुजरती है, 8 राज्यों से। एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। भारत का सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य का है, तो बताइए, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप लोग बना लीजिए, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका गुजरात है, क्या आ जाएगा, गुजरात, ठीक ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, ठीक ना, 8 मुंबई। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, गोवा के बाद ही आपका क्या आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक के बाद आपका ये क्या आ जाएगा, केरल, ठीक ना। ये आपका क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, ठीक ना, तमिलनाडु। ये आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, और ये आपका ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका पश्चिम बंगाल। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अर्थात पूर्वी घाट की ओर जो है कि कितने 4 राज्य, और पश्चिमी घाट की ओर 5 राज्य जो है कि किससे, समुद्र तट से लगा हुआ है, ठीक ना। तो याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट में आता है। तो 12,114 किलोमीटर किसका है, तो गुजरात का। तो सबसे अधिक जो है कि समुद्र तटीय राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा 973, फिर तमिलनाडु आ जाएगा 903, ठीक ना। फिर उसके बाद मुंबई आ जाएगा 652 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो उड़ीसा, केरल आ जाएगा, केरल आपका 500 कुछ नियर अबाउट इसका जो एक 562 की 64 किलोमीटर है। फिर उसके बाद उड़ीसा आ जाएगा, और उड़ीसा का 400 कुछ 65 है। और उसके बाद कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक का 280। फिर उसके बाद गोवा आ जाएगा, गोवा का 103, और 100 जो है कि लगभग नियर अबाउट जो है कि 165 कुछ 180 जो है कि किसका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। तो इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक जो है ना कि समुद्र तटीय वाला राज्य क्या आ जाएगा, गुजरात सबसे अधिक। आगे देख लेते हैं, मिट्टी, रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो बताइए, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। इसी को चरनोजम कहते हैं, या इसी को कपासी मृदा कहते हैं, कपासी। और ये कपासी मिट्टी जो होती है ना, इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है, ठीक ना, जल धारण क्षमता अधिक होती है। जो है कि स्वतः जुताई वाली मृदा होती है, स्वतः जुताई, जब याद रखेंगे इसमें नमी बरकरार रहती है, नमी अधिक होती है, ठीक ना, याद रखेंगे। तो ये काली मिट्टी जो होते कहाँ पे होता है, तो ये आपका पश्चिमी जो है कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र, याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे, महाराष्ट्र लिख लेंगे, और गुजरात लिख लेंगे, और इसको लिख लेंगे कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश, ठीक ना। और लाल मिट्टी जो है कि आंध्र प्रदेश लिख लेंगे, ठीक ना। और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु लिख लेंगे, और तमिलनाडु के बाद आपका जो है कि कौन सा एरिया, तो तेलंगाना एरिया में ये जो है कि मिलता है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी लिख लेंगे, तो उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, बिहार लिख लीजिए, और पश्चिम बंगाल लिख लीजिए, और जो है कि पंजाब लिख लीजिए। यहाँ कुछ एरिया में जो होता है जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और यहाँ पे
कर्नाटक लिख लीजिए लेटराइट मिट्टी, कर्नाटक के बाद गोवा लिख लीजिए, गोवा के बाद ही इसको लिख लीजिए केरल, यहाँ पे लेटराइट मिट्टियां मिलती है, ठीक ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प नंबर क्या हो जाएंगे, बी नंबर राइट हो जाएगा। भारत का विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अगर इसको आप मैप भी देख सकते हैं ना, तो इसको मैप कैसे देख सकते हैं, तो इसको आप लोग मैप अगर बनाना चाहें तो आप लोग बना लीजिए मैप में, ठीक ना, इस तरह से बना लीजिए मैप, ठीक है। और मैप में अगर बनाएंगे तो ये वाला जो होता है ना लेटराइट मिट्टी होती है, क्या होती है, लेटराइट मिट्टी, ठीक ना। और ये वाला जो होता है ना लाल मिट्टी लिख लीजिए, लाल मिट्टी, ठीक ना। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो होता है आप देखेंगे, ये वाला जो एरिया होता है राजस्थान वाला, ये आपका मरुस्थली मिट्टी लिख लेंगे, मरुस्थलीय, ठीक ना, मरुस्थली मिट्टी। और ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं काली मिट्टी, क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। और उत्तर भारत वाला एरिया जो होता है इसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। ऐसे आप लोग क्या कर लेंगे, ट्रिक बना के पढ़ लेंगे। आगे देखें, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पे क्षेत्रफल पे क्या हुआ है, फैला हुआ है। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर जो होता है ना आपका 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, ठीक ना। और हिंद महासागर की बात कर दें तो हिंद महासागर 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर की बात कर दें तो आर्कटिक महासागर कितना 4.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा महासागर क्या आ जाएगा, प्रशांत महासागर। आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। यह जो है कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर पे क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसी में देखा जाए तो थार मरुस्थल जो होता है ना विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, विश्व का सबसे अधिक, ठीक ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, ठीक ना, सबसे अधिक जनसंख्या मरुस्थल है। और कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति के लिए यह मशहूर होता है कालाहारी डेजर्ट, ठीक ना। विश्व का सबसे शीत मरुस्थल जो कहलाता है कौन सा है, तो विश्व का सबसे शीत मरुस्थल आपका कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल। ये जो है कि मंगोलिया, ठीक ना, मंगोलिया और चीन की सीमा पे स्थित है, ठीक ना। और ये जो है कि आपका थार भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ठीक ना, भारत और पाकिस्तान, राजस्थान का थार एरिया। कालाहारी जो है कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। आगे देखें, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी, तो याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदियों की अगर बात करें तो ये आपका नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये वाला एरिया जो है ना सहारा डेजर्ट कहलाती है, क्या कहलाती है, सहारा मरुस्थल कहलाता है। और ये मरुस्थल कहाँ पे है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो है कि मोरक्को एक देश है, मोरक्को, और मोरक्को के बाद ट्यूनीशिया और अल्जीरिया, ये सब माली उली देश इसमें पड़ते हैं। और यहाँ पे जो है ना विक्टोरिया झील है एक, ठीक ना, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से ही नील नदी का जो है कि वाइट सफेद नील नदी का उद्गम होता है, इससे बोलते हैं नील नदी, ठीक ना। और नील नदी एक जो होता है, एक यहाँ पे ताना झील है, और ताना झील से जो है कि नीली नील नदी निकलती है। ये नीली नील नदी ये जो है कि इसको बोलते हैं नीली नील नदी, ठीक ना, याद रखें नीली नील नदी। और ये जो होता है ये सफेद नील नदी है, सफेद व्हाइट नील नदी, और दोनों मिलती हैं जाके सूडान में, और वहीं से नील नदी के नाम से जो है कि बहते हुए। और मिस्र में जो है कि आसवान बांध बनाई गई है, और यही बांध जो होता है ना मिस्र का वरदान कहा जाता है, और यह भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो नील नदी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत माला का हिस्सा है, तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट जो है कि हिमालय पर्वत का हिस्सा है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर, ठीक ना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो एंडीज पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी, ध्यान रखेंगे लंबी पर्वत। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत है, ठीक ना, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट,
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कि मांजुली द्वीप है, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाती है। ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखें लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखेंगे लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। आप देखेंगे इस तरह से जो है कि ठीक ना, ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यहां से होता है मानसरोवर झील से, ठीक ना, मानसरोवर झील, और यहीं से सांगपू या सांगपो नदी के नाम से निकलती है। और यहीं पे आपको जो है कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, ठीक ना, और ये जो है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से बहेगी, और आगे बांग्लादेश में जो है कि जमुना नदी के नाम से बहती है, और जाके किसमें मिलती है? पद्मा से मिलती है, ठीक ना, गंगा से, और ये मेघना नदी के नाम से गिर जाती है। तो इसका ऑप्शन अगर हम कहें तो लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। चलिए आगे देख लेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने अंश घूमती है? तो आपको पता होगा कि ये 360 डिग्री है पृथ्वी का, और ये जो होता है ये देशांतर रेखा होती है। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 360। तो 24 घंटे में पृथ्वी कुल कितना देशांतर पार करती है? तो याद रखेंगे एक चीज ध्यान रखेंगे, 24 घंटे में कुल पृथ्वी कितना देशांतर पार करती है? तो 24 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना लगाएंगे? तो 360 बाई कितना हो जाएगा? 24। तो इसको भाग देंगे तो कितना? 15 देशांतर। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी कुल 1 घंटे में कितना देशांतर पार कर रही होती है? तो 1 घंटा आपका देशांतर पार कर रही है। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो एक चीज ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? नेता होते हैं। नेता कैंसिल करिए, डिलीट कर दीजिए। मेंबर होते हैं, इनको भी डिलीट कर दीजिए। देखिए चूरन जैसा है प्रश्न, ठीक ना, एकदम हाजमोला दिख रहा है, लेकिन वो इतना ही जो है कि कसैला है। ध्यान रखेंगे अगर इसको निपटना चाहेंगे ना तो निपटा तो सकते हैं, लेकिन पेट गड़बड़ हो जाएगा। अगर ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको काली माई के नाम से तुक्का लगा के इसको कह दीजिए क्या कि राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति। ध्यान रखेंगे काली माई का नाम लगा दीजिए, कह दिए काली माई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, पदेन सभापति। तो उपराष्ट्रपति जो होता है ना, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखेंगे राज्यसभा, एक चीज याद रखेंगे, राज्यसभा का जो है कि ये क्या होता है? सभापति होते हैं, सभापति होते हैं, जबकि सदस्य नहीं होते हैं। याद रखेंगे सदस्य नहीं होते हैं, न ही यहाँ पे मत देने का अधिकार होता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। जब निर्णायक मत तभी देंगे जब मत बराबर की स्थिति में हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए काली माई के नाम से सी नंबर। आगे देख लेते हैं आपातकालीन, भारत में आपातकालीन की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री। देखिए ये भी चूरन जैसे सवाल आ गया, तो बताइए चूरन जैसे सवाल को कैसे लगाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो आप लोग बताइए चूरन जैसे सवाल को कैसे लगाएंगे? सभी लोग बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं किस लोगों का कमेंट सही आ रहा है, ठीक है। जल्दी देखिए, दिखने में है चूरन, लेकिन उतना ही सवाल जो है कि गड़बड़ है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस इतना हम अधिक हो जाते हैं कि आता हुआ प्रश्न कभी जो है कि गलत कर जाते हैं, और आपके एग्जाम में यही आपके प्लस पॉइंट रहता है कि आसान से आसान प्रश्न कभी गलत ना हो। भले देखिए कठिन सबके लिए होता है कि नहीं, लेकिन आसान सब गलत नहीं करते हैं। तो इसीलिए बेवकूफ़ी नहीं करना है और इसको चूरन समझ के खा नहीं जाना है, ध्यान रखिए। चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति। तो इसका राष्ट्रपति जो होता है ना, ये आर्टिकल ध्यान रखें, भाग जो होता है ना 18 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल, और आपातकाल जो है कि भारत में कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, याद रखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल
काल, ये राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा था? तो याद रखेंगे, एक तो 1962 में चाइना युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान के समय और 1975 में इंदिरा गांधी अशांति के कारण लगाई थी। और अनुच्छेद जो है कि 356 के तहत लगा लेंगे कितना, जो है कि राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगते हैं। कहां पे लगते हैं? राज्यों में। जब राज्य का शासन सही तरीके से नहीं चलता है तो वहां पे राज्यपाल क्या करता है? ये अनुदेशित करता है। किसको करता है? राष्ट्रपति को, कि महोदय, महानुभाव, ये इस राज्य का सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चल रहा है, कृपया यह शासन व्यवस्था केंद्र के अधीन किया जाता है। तो राज्यपाल क्या, राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल की अनुशंसा पे 6 माह के लिए इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, अधिकतम कितने साल तक राष्ट्रपति शासन लागू होगा? 3 साल तक लागू होता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 360, ये अनुच्छेद 360 क्या कहता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। और वित्तीय आपातकाल भारत में कभी लगा नहीं है। और खैर ये मनाइए कि वित्तीय आपातकाल भारत में कभी लगे नहीं, और नहीं तो फिर भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी इतना चरम पे होगी, इतना चरम पे, एक दूसरे को लोग जो है कि लूटना चालू कर देंगे और चोरी चक्कारी करना चालू कर देंगे, बहुत महामारी जैसी स्थिति फैलाएगी। तो आज के लिए इनफ इतना ही। क्लास को शेयर करते रहिए। कल मिलते हैं। कमेंट थोड़ा देख लें कौन किसका आ रहा है। बहुत सही। चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास को शेयर कर दिए और कमेंट में बताइए कि कैसा आज का क्लास रहा। और अभी इंग्लिश की क्लासें चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी लोगों को।